अब हम पहले ही क्या है 15 वीडियो में सारी थ्योरी प्लस इन टेक्स्ट क्वेश्चन और जो भी एग्जाम्पल थे सबको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा सॉल्यूशन के एक्सरसाइज क्वेश्चन बचे हुए हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं वन बाय वन। हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का जो फर्स्ट 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो है डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, हाउ मैनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विद एग्जाम्पल। तो सॉल्यूशन टर्म को मैंने वीडियो नंबर फर्स्ट में बताया है कि सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, या फिर सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने बताया सॉल्यूशन को क्या है, अलग अलग बेस पर अलग अलग टाइप्स के हैं। तो इसमें हमें एक ही टाइप्स पढ़ना है कि बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, जो लास्ट टाइप था इसका, इसमें सॉल्यूशन हमारे 3 टाइप्स के हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। उनके भी 3 पार्ट्स हैं, वो हमें पढ़ना है और वही इस क्वेश्चन में लिखना है। तो ये हमारा हम वीडियो नंबर 1 को देखकर क्या है कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज अ गैस। एक ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल देना है जिसमें सॉल्यूट गैस है। क्या है सॉल्यूट? गैस। उसका हमको एग्जाम्पल देना है। अब सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल देना है, इसका मतलब है हमारा सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, और उसमें सॉल्यूट क्या डाल रहे हैं हम, गैस। तो H2 इन PD, जब H2 को पैलेडियम की सरफेस पर क्या है एड्जॉर्ब किया जाएगा तो वहाँ से बनने वाला सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। उसको बोलेंगे ये सॉल्यूशन ऑफ, जिसमें क्या है एक सॉलिड सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट क्या है, गैस है। क्वेश्चन नंबर 2.3 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, जिसमें मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोलैरिटी को एंड मास परसेंटेज को डिफाइन करने के लिए बोला है। तो हम इसके लिए क्या है वीडियो नंबर 2 देख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ, मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और मास परसेंटेज होता है मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई 100। और डिटेल में देखने के लिए आप वीडियो 2 देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 2.4। 2.4 क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लैब वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास इन एक्वस सॉल्यूशन। What should be the molarity of such sample of the acid if the density of the solution is 1.504 ग्राम पर ml। सबसे पहले ये देखना है हमें निकालना क्या है, मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी का फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, W1000 अपॉन M2 V, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने मोलरिटी का फॉर्मूला लिख लिया। देखो कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं नहीं है भाई, W2 है मेरे पास, 68% कह दिया तो 68 ग्राम हो गया वो। मोलर मास HNO3 का निकाल लोगे, H का 1 होता है, N का 14 होता है और ऑक्सीजन का 1 का होता है 16, तो 3 का 48। सबको ऐड कर दूंगा, मेरे पास डेंसिटी आ जाएगा मोलर मास। डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम नहीं है। जब वॉल्यूम नहीं है तो डेंसिटी हमको दे रखी है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। और मास ऑफ भाई क्योंकि वो कह रहा है कि 68%, तो उसमें क्या HNO3 है, तो 32% क्या बचा इसके अंदर, वाटर। तो दोनों को जोड़कर तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है, 100। अब सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, सॉल्यूशन का मास दे रखा है। जब मास अपॉन डेंसिटी करेंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा। अब सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम तो हमें चाहिए, वो आ गया 66.48। अब हमारा फॉर्मूला होगा मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्योंकि फॉर्मूले पर भी क्या है हमें आधा या 1 नंबर मिल। हमारे पास क्या है 68 W2 रख दिया, 1063 M2 रख दिया और वॉल्यूम रख दिया 66.489 ml। मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एग्जाम आंसर 16.2359 या 16.24, राउंड ऑफ कर लेंगे। मोल पर लीटर यूनिट होती है, या तो मोल पर लीटर लगा दो या कैपिटल M पीछे लगा दो या फिर मोलर लगा दो, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2.4 आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 2.5। 2.5 क्वेश्चन क्या है कि एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का इन वाटर और उस पर लेवल जो है वो 10%
वेट बाय वेट है। 10% वेट बाय वेट का मतलब समझ हो गया कि 10 ग्राम ग्लूकोज है, 90 ग्राम पानी है, टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम है। वाट वुड बी द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। मोलैलिटी है, इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर एम एल देन वाट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ दैट द सॉल्यूशन। मतलब हमसे बहुत सिंपल सी बात पूछी है भाई, हमसे मोलैलिटी पूछी है, यानी मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा हमसे मोल फ्रैक्शन पूछा है। मोल फ्रैक्शन मतलब 1 के मोल अपॉन टोटल मोल, 1 के मोल अपॉन टोटल मोल। मोलैरिटी पूछी है W2 इंटू 1000 अपॉन M2 यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन। ये तीन चीज़ें पूछी हैं। क्या हमारे पास तीनों के लिए ज़रूरत का सामान है या नहीं है? भाई W2 मेरे पास है, इसमें भी W2 आ रहा है। M2 मेरे पास है, W1 मेरे पास है, M2 मेरे पास M2 है, और ये हमारा M1 है। क्या है हमारे ये M1, तो यहाँ पर ये हमारा M1 है, ठीक है, ये हमारे पास है। तो एक चीज़ तो हमारे पास हो गई, एक का काम चल गया, किसका? मोलैलिटी का। भाई मोलैलिटी के लिए W2 चाहिए, M2 चाहिए और W1 चाहिए। ये तीनों चीज़ें पहले ही पॉइंट में लिखी हुई हैं, तीनों को रख देंगे, मोलैलिटी निकाल लेंगे, मोल पर किलोग्राम लगा देंगे यूनिट वैल्यू पुट करने के बाद। अब आता है हमारे पास, क्या हमारे पास मोल फ्रैक्शन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं? बिल्कुल हैं। हमारे पास N1 है, हमारे पास W1 अपॉन M1 है, और हमारे पास W2 अपॉन M2 है। तो W2 अपॉन M2 यानी मोल्स ऑफ, सबसे पहले N2 निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ ग्लूकोज W2 अपॉन M2, ये आ गए हमारे पास इतने, तो मेरे पास N2 आ गया। सिमिलरली मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ वाटर भी हम क्या है निकाल लेंगे। तो मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेंगे? भाई 90 ग्राम वाटर है, 18 ग्राम उसका मोलर मास है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इतने मोल आ गए, 5 मोल आ गए किसके? वाटर के, इतने मोल आ गए ग्लूकोज के। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका मोल, मान लो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ग्लूकोज के मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे, तो इतना आंसर आ जाएगा। यूनिट लिखते नहीं है इसकी, मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं लिखते हैं, क्योंकि मोल ऊपर होता है नीचे मोल, तो मोल से मोल कट गया, क्या आ गई? कोई यूनिट नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O भी निकाल लिया, H2O के मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे, तो मोल फ्रैक्शन H2O का इतना आ गया। दोनों का सम 1 के बराबर आना चाहिए, ये मोल फ्रैक्शन की करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तीसरे केस में हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए डेंसिटी उसने दे रखी है, और पूरे सॉल्यूशन का मास आ जाएगा 100। पूरे सॉल्यूशन का मास कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, क्योंकि उसने 10% का ही है, तो 10 ग्राम तो क्या हो गया? ग्लूकोज, 90 ग्राम वाटर, तो दोनों मिलकर 100 अपॉन इतना। तो इससे क्या आ जाएगी? हमारी वॉल्यूम आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वॉल्यूम। और जो यहाँ पर हमारी वॉल्यूम आई है वो कितना है हमारा? 83.33 ml, ये हमारी यहाँ पर वॉल्यूम आ गई, ठीक है। अब मैंने इस वॉल्यूम को फॉर्मूले में रख दिया, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू V। तो मेरे पास क्या आ गया? मोलैरिटी आ गई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर इतने मोल पर लीटर, या फिर मोलर, या फिर कैपिटल M बना दूंगा। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2.6। 2.6 क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट completely with 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 containing equimolar amount of both। यानी HCl 0.1 मोलर HCl के कितने ml रिक्वायर्ड होंगे 1 ग्राम मिक्सचर Na2CO3 और NaHCO3 से रिएक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, Na2CO3 और HCl में एक रिएक्शन देते हैं। ये रिएक्शन Na2CO3 और HCl की रिएक्शन है। इसमें 106 ग्राम Na2CO3, जब हम इसका मास निकालेंगे तो 106 आएगा। वो 2 मोल HCl से रिएक्शन कर रहा है, और 84 ग्राम NaHCO3 1 मोल HCl से रिएक्शन कर रहा है। तो अब हम क्या काम करेंगे, तो हमारे पास आ गया 106 और 84, तो टोटल आया मेरे पास 190 ग्राम, यानी इन दोनों का मिक्सचर आ गया। इन दोनों का यानी 190 ग्राम जो है हमसे 3 मोल HCl से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना, 3 मोल से। तो 1 ग्राम कितने से रिएक्शन करेगा? x मोल से। अब इन दोनों का डिवाइड अपॉन इन दोनों का डिवाइड, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो आ जाएगी 0.0157 मोल HCl। मतलब 1 ग्राम से HCl के इतने मोल रिएक्शन करेंगे।
लेकिन हमें पूछा है इतने मोल के लिए वॉल्यूम कितनी ज़रूरी होगा। हमें पता है 0.1 मोलर उसकी मोलरिटी दे रखी है, तो इतने मोल इसका मतलब है मोलरिटी यदि इतनी दे रखी है तो इतने मोल 1000 ml में घुले हुए हैं। इतने मोल कितने ml में घुले होंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसका डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 157 ml आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.7 की। 2.7 में हमसे बोला है कि एक सॉल्यूशन है इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। वो कह रहा है कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक के अंदर जो भी जिसका अमाउंट है 300 ग्राम और एक सॉल्यूशन का अमाउंट है 400 ग्राम। अब उसने बोला कि 300 ग्राम का तो 25% लेना है, तो कितना आएगा इसका 25 75 ग्राम, और 400 ग्राम वाले का हमें 40% लेना है 40%, तो ये आएगा 160 ग्राम। तो टोटल 160 और 75 235 ग्राम हो गया। यानी हमारे पास क्या है, अब मास परसेंटेज निकालना है, तो मास परसेंटेज के निकालेंगे मास ऑफ कंपोनेंट का कितना मास आ गया 235 दोनों का मिला के। टोटल सॉल्यूशन कितना था 400 + 300 मल्टीप्लाई बाई 100 33.57% आ जाएगा, और दूसरे वाले का भी कम परसेंटेज आ जाएगी। राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 2.8 है। इसके अंदर बोला है कि एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है, एंटी फ्रीज का मतलब है जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा, इज प्रिपेयर्ड बाई 222.6 यानी 222.6 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसमें 222.6 ग्राम तो एथिलीन ग्लाइकॉल और 200 ग्राम पानी में डाला वो। तो वो कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ़ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.072 ग्राम पर देन व्हाट शैल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी मोलैलिटी और मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलैलिटी के लिए चाहिए W2 M2 और W1, मोलैरिटी के लिए चाहिए W2 M2 और वॉल्यूम। अब हमारे पास क्या है सारी चीज़ें, W2 है हमारे पास कितना, मास ऑफ सॉल्यूट 222.6 ग्राम, उसका मोलर मास भी निकाल लेंगे। एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है C2H6O2, तो बास 62 ग्राम पर मोल आएगा। W1 यानी सॉल्वेंट का मास 200 ग्राम है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, भी वॉल्यूम भी तो चाहिए। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, दोनों सॉल्यूशन का सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास जोड़ के, तो सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूशन की डेंसिटी का डिवाइड करके, तो वॉल्यूम भी आ गया। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, बस वैल्यू पुट करके क्या है आंसर लेके आना है। क्या लेके आना है, आंसर। ठीक है भाई, हमारे पास W2 आ गया है, M2 है यानी मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है और मास ऑफ सॉल्वेंट है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। सारी चीज़ें तो हैं, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी हम क्या है फॉर्मूले में पुट। अरे मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी सीधा वही W2 × 1000 अपॉन M2 × यहाँ से सब निकल जाएगा। तो W2 मेरे पास है, M2 मेरे पास है, W1 मेरे पास है, रखने के बाद 17.95 मोल पर किलोग्राम आ जाएगा आंसर। ठीक, ऐसे ही आप मोलैरिटी निकाल लोगे, मोलैरिटी W2 × 1000 अपॉन M2 × V। अब वॉल्यूम मैं पीछे से निकाल के लाया हूँ, वैल्यू पुट करने के बाद मेरा वॉल्यूम भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 2.8 क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2.9। 2.9 क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाई मास, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास, और दूसरा डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। क्या पूछा है, एक तो पूछा है परसेंट मास परसेंटेज। सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए कि एक पानी है उसमें क्लोरोफॉर्म घुला हुआ है, क्लोरोफॉर्म की जो अमाउंट है उसमें 15 ppm है। 15 ppm का मतलब हो गया कि क्लोरोफॉर्म के 15 पार्ट हैं। अब वो 15 ml भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, वो पार्टिकल भी हो सकते हैं। और कितने पार्ट, कितने वाटर के 10⁶ यानी 1 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10⁶ वाटर के मॉलिक्यूल में 15 किसके मॉलिक्यूल हैं, क्लोरोफॉर्म के। ऐसे मान लीजिए। अब इसको क्या करना है आपको, एक तो मास परसेंटेज में, अब मास परसेंटेज के लिए चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 15 ग्राम है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट यानी W2। ठीक है ना,
और मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास मतलब 15 और 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 के आगे तो 15 तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो W2 हमारे पास है, M2 हमारे पास है W1, क्योंकि मास परसेंटेज के लिए और मोलैलिटी के लिए चाहिए W1000/M10V, यानी W चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। तो W2 है, M2 है, W1 है। W2 मतलब क्लोरोफॉर्म का मास, क्लोरोफॉर्म का मोलर मास, और हमारे पास क्या है, वाटर का मास। तो मास परसेंटेज तो निकल जाएगा क्लोरोफॉर्म का मास यानी मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास। टोटल मास 10 की पावर 6 और 15। अब 15 को छोड़ देंगे हम क्योंकि वो बहुत कम है 10 की पावर 6 के आगे। मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आगे हमारे पास मास परसेंटेज। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, इसका मोलैलिटी। W2 मेरे पास 15 है, M2 119.5 है, सॉल्यूट का मास 10 की पावर 6 है। वैल्यू पुट करने के बाद ये आ जाएगा और इसको राउंड ऑफ या सॉल्व करके इस प्रकार से 1.25 गुणा 10 की पावर -4 मोल पर किलोग्राम आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.10 है कि व्हाट रोल डज द मॉलिकुलर इंटरेक्शन प्ले इन सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। तो एल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर टू शो पॉजिटिव डेविएशन इन विच द वेपर प्रेशर इंक्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज because a strong intermolecular hydrogen bonding found between molecule of alcohol and water and this bonding become weak when they mixed। ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जब एल्कोहल को पानी में डाला गया तो एक सॉल्यूशन बना, तो वो सॉल्यूशन जो होगा आइडियल तो होगा नहीं, वो सॉल्यूशन हमारा नॉन आइडियल होगा। नॉन आइडियल होगा तो वो दिखाएगा पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कोई कब दिखाता है, जब पहले जैसे अल्कोहल के बीच या वाटर के बीच, जो वाटर के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है अल्कोहल के बीच, तो वो स्ट्रांग होती है, यानी पहले जो फोर्स है कंपोनेंट के बीच में वो स्ट्रांग है, लेकिन जब वो दोनों मिक्स कर दिए तो फोर्स हो गया वीक। जब फोर्स वीक हो गया तो उनकी वेपर में जाने की टेंडेंसी बढ़ गई। वेपर में जाने की टेंडेंसी बढ़ गई तो उनका वेपर प्रेशर कैसा हो गया, बढ़ गया। वेपर प्रेशर बढ़ गया और उनका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट घट गया। लिखा हुआ है इंक्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, वेपर प्रेशर इंक्रीज और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। यानी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी पहले क्या था, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, बाद में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ऐसे समझ लीजिए आप। जब पहले स्ट्रॉन्ग थी फिर वीक हो गई तो फिर क्या है, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, राइट। तो यही पूछ रहा है कि व्हाट रोल डज द मॉलिकुलर इंटरेक्शन, यानी इनके बीच का मॉलिकुलर इंटरेक्शन किस प्रकार का रोल निभाता है। तो इससे क्या होगा, वेपर प्रेशर, इस इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन डेवलप होगा उससे वेपर प्रेशर घटेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट घटेगा और शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 2.11। 2.11 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डू गैसेज ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। इसका मतलब है कि गैसेस को जब किसी लिक्विड के अंदर डाला जाता है तो क्यों उनका जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ घट जाती है, क्यों उनकी सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाती है। हमें पता है कि गैस का किसी लिक्विड में डिसोल्यूशन यानी उनका घुलना एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्जोथर्मिक प्रोसेस में यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। यानी गैस प्लस लिक्विड मिलकर एक क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन बना रहे हैं, प्लस उसमें से हीट रिलीज हो रही है, और अभी आप क्या कर रहे हो, क्या टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो। यानी ये रिएक्शन तब हो रही है जब हीट रिलीज हो रही है, यानी उसमें से हीट जितनी कम होती चली जाएगी उतनी दोनों घुलते चले जाएंगे। अब यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया इसका मतलब है आपने रिएक्शन को बैकवर्ड कर दिया, यानी गैस अलग हो जाएगी लिक्विड से और बबल के रूप में बाहर निकल जाएगी। इसलिए क्या होता है, ली चैटलियर ने बताया था कि यदि एक्जोथर्मिक प्रोसेस है हमारा, ठीक है, और हम उसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। सिमिलरली ये हुआ इसके अंदर। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर है 2.12। 2.12 जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमसे पूछा है स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। एक तो हेनरी लॉ क्या होता है और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, तो ये मैंने वीडियो नंबर 5 में बताया था। वैसे मैं फिर बता देता हूँ। हेनरी लॉ क्या होता है कि हेनरी लॉ होता है जो पार्शियल प्रेशर जो होता है किसी गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। आ गया नहीं, इन द सॉल्यूशन। इसकी एप्लीकेशन एक स्कूबा डाइवर वाली एप्लीकेशन है, एक हाई एल्टीट्यूड वाली एप्लीकेशन है, एक क्या है जो हाई प्रेशर पे गैसेस को फिल्ड किया जाता है, एक ये एप्लीकेशन है उसके अंदर। तो हम उनको वीडियो नंबर 5 देखकर उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2.13 है हमारे पास कि पार्शियल प्रेशर दे रखा है इथेन का।
एक बार। कितने ग्राम इथेन का? इतने ग्राम का। तो इतने ग्राम इथेन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ऐसे पूछा है। एक बात बताइए, पार्शियल प्रेशर और अमाउंट दे रखी हो तो हमें हेनरी लॉ अप्लाई करना होता है, P = KH(x). अब हमें मास दे रखा है इथेन का, मोलर मास दे रखा है, तो मोल निकाल लेंगे। ऐसे ही वाटर के मोल भी निकाल लेंगे। अब दोनों के हमने मोल निकाल लिए इसके अंदर। एक चीज़ मतलब वाटर के अंदर घुली हुई है वो गैस, राइट, ठीक है। दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन भी हमने निकाल लिया। मोल फ्रैक्शन आ गया हमारा 1 के मोल अपॉन टोटल मोल। हेनरी लॉ से हमने KH निकाल लिया, P = X। P दे रखा है एक बार, X निकाल के इतना आ गया हमारे पास, ये आ गया KH। ऐसे ही अब मास हम उसने चेंज कर दिया, मास कर दिया इतना, मोलर मास कर दिया इतना। फिर यहाँ से मोल निकाल लेंगे, यहाँ से वाटर के मोल निकाल लेंगे। अब P = KH(x), KH है, X में यहाँ से निकाल कर लाया। वैल्यू पुट करने के बाद मेरा प्रेशर आ जाएगा 7.62 बार। इसका एक और आसान मेथड है कि हमको पता है कि इतने ग्राम इथेन का प्रेशर 1 बार है, तो इतने ग्राम इथेन का कितना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसका डिवाइड, तो 7.62 बार आ जाएगा। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन पहला ही मेथड इसको यदि नंबर में 3 नंबर में आता है या 2 नंबर में, तो हमें इसी मेथड से करना होगा जो ऊपर वाला है, राइट। नेक्स्ट है 2.14 क्वेश्चन। व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ एंड हाउ इज द साइन ऑफ डेल्टा मिक्स H0 रिलेटेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, ठीक है ना। तो इसको भी मैंने क्या वीडियो नंबर 8 में समझाया था, ठीक है। वैसे भी मैंने समझाया जो पॉजिटिव डेविएशन होती है, ठीक है ना, एक नेगेटिव डेविएशन वहाँ पे समझाई है राउल्ट लॉ से, ठीक है। और फिर साइन भी समझाया था, साइन किस में कैसा होगा, ठीक है। तो ये सारा आप वीडियो नंबर 8 देखकर कोई पढ़ सकते हैं। 2.15 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आ जाता है क्वेश्चन ये। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यानी उसके अंदर 2 ग्राम, ऐसे समझ लीजिए कोई सॉल्यूट है, तो 98 ग्राम वाटर हो गया, सॉल्वेंट हो गया, जो एग्जर्ट करता है पार्शियल प्रेशर 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब इसमें छोटी सी एक बात ध्यान रखनी है कि भाई वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हमको दे रखा है जब उसको 2 ग्राम डाला गया, तो यहाँ पर ये चीज़ गिवन नहीं है इसके अंदर कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड नॉर्मल, यानी नॉर्मल कंडीशन में वेपर प्रेशर पानी का कितना होता है, 180 m। कोई भी जब भी जो भी प्रेशर लगता है 180 m होता है, राइट। 180 m को 1.013 बार भी हम कह सकते हैं नॉर्मली। तो W2 मेरे पास है 2 ग्राम, M2 मुझे निकालना है, वो कह रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट का नाम नहीं दे रखा। W1 98 ग्राम यानी पानी का मास, और पानी का मोलर मास होता है 18 ग्राम। तो यहाँ से मैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, P01 - P1/P01 W2 × M1/M2 × W1। तो P01 है मेरे पास प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1.013, सॉल्यूशन का भी है 1.004 जो घट जाता है आपने, फिर 1.013, 2 × 18 M2 × 98। जब आप इसको क्या है M2 की टर्म में लिखोगे तो इस प्रकार से, और सॉल्व करोगे तो 41.35 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। बस इसमें ध्यान रखना है कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का नॉर्मल कंडीशन में होता है 1.013 बार। तो सॉल्यूशन का भी है, सॉल्वेंट का भी है, मास भी है, वैल्यू पुट करके रिलेटिव लोअरिंग निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5 से जितने जो भी आगे होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेना।